गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो जैसा कि अपन टॉपिक कंटिन्यूस चल रहा था, न्यूबॉर्न के ऊपर अपन डिस्कस कर रहे थे। जो लास्ट में मैंने बताया आपको, उसके अंदर जो गेस्टेशनल एज था उसके बारे में अपन डिस्कस कर रहे थे कि जो गेस्टेशनल एज के अंदर फिजिकल और न्यूरोलॉजिकल अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया था। ठीक है, तो असेसमेंट न्यूबॉर्न का असेसमेंट अपना कंप्लीट हो गया था। अब जो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आज वही असेसमेंट की बात करेंगे अपन। पर इसमें क्या बात करेंगे अपन, जो इमीडिएट केयर है, इमीडिएट केयर ऑफ द न्यूबॉर्न एट बर्थ, कि अपन को जब बच्चा जन्म लेता है कि बच्चे का जैसे बच्चे ने जन्म लिया, बच्चा एक्सपल आउट हुआ, होने के बाद जो केयर की जाती है, इमीडिएट केयर क्या करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए अपन को, वो इसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं। कि अपन मान लो क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि हाउ टू केयर प्रोवाइड हो द न्यूबॉर्न बेबी, कैसे केयर प्रोवाइड करें, तो इमीडिएट केयर और जो लेट केयर है वो दोनों अपन इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेते हैं, शॉर्ट नोट्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर इमीडिएट केयर की बात करेंगे। इमीडिएट केयर में न्यूबॉर्न के लिए एट बर्थ के टाइम पे कौन कौन सी केयर करते हैं वो इसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर कि द फॉलोइंग केयर नीड्स टू बी गिवन टू द न्यूबॉर्न एट बर्थ इन द लेबर रूम, कि जो फॉलोइंग केयर नीड जो आवश्यक है बच्चे की, जो ज़रूरत है कि आपको कौन सी जो केयर प्रोवाइड करती है, वो कौन सी रूम जो केयर प्रोवाइड की जाती है बर्थ के टाइम पे, वो लेबर रूम में की जाती है। कि सडनली जैसे बच्चा डिलीवर हुआ, डिलीवर होते हैं लेबर रूम के अंदर होता है, इमीडिएट केयर जो की जाती है बोल सकते हैं 1 मिनट टू 5 मिनट, या बोल सकते हैं 1 आवर के अंदर, बोल सकते हैं हाफ एन आवर के अंदर जो केयर प्रोवाइड की जाती है, इमीडिएट केयर प्रोवाइड की जाती है, वो केयर जाती है लेबर रूम में प्रोवाइड करते हैं। वो जो केयर प्रोवाइड की जाती है वो लेबर रूम के अंदर की जाती है। ठीक है, तो फर्स्टली जो केयर प्रोवाइड करते हैं इमीडिएट, जैसे बच्चा बेबी बर्थ होता है, जैसे बच्चे ने जन्म लिया, जन्म लेते ही सबसे पहले क्या करना है, तो रिसीविंग, जैसे जन्म लेते ही अपन डिलीवरी ऑफ द बेबी, बेबी जैसे डिलीवर होता है तो अपन को वार्म एंड क्लीन टॉवल से क्या करना है, उसको बच्चे को ड्राई करना है। क्या करना है उसको, वार्म एंड क्लीन टॉवल से क्या करना है, बोल सकते हैं कि ड्राई करना है। ठीक है, तो रिसीविंग द बेबी ऑन ए वार्म, बच्चे को रिसीव करता है वार्म एंड क्लीन एंड ड्राई द टॉवल, बच्चे को क्या करना है, बच्चे को जो ड्राई टॉवल से, बोल सकते क्लीन एंड वार्म टॉवल करके उसको कवर करके रखना है बेबी को। ठीक है, उसको क्या करना है, बेबी को क्लीन करना है एंड ड्राई करना है। ठीक है, बच्चे को जब जब जन्म होता है, फर्स्ट इमीडिएट एक्शन यही लेना है कि जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो जन्म होते ही सबसे पहले टॉवल से क्या करना है, बच्चे को क्लीन करना है। ठीक है, दूसरी बात देखते हैं इसके अंदर, सेकंड क्या करना है अपन को, सेकंड जो स्टेप करना है अपन को, इस्टाब्लिश एंड मेंटेन ए पेटेंट एयरवे, कि बच्चे की जो पेटेंट एयरवे की बात करें कि जो सिक्रेशन है बच्चे के, जैसे बच्चा बाहर निकल देता है तो एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, बोल सकते हैं अपन नोज़ के अंदर, माउथ के अंदर, आइस के अंदर, इनके जो कवरिंग हो जाती है, मतलब बोल सकते हैं कि जो, तो अपने नोज़ और जो माउथ के अंदर जो बोल सकते हैं कि बच्चा क्या होता है, सिक्रेशन जो हो जाता है माउथ और नोज़ के अंदर क्या होता है, फंस जाता है, तो उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, सक्शन मशीन का यूज करते हैं। उसको शक किया जाता है तो सक्शन करके उसको क्लियर करते हैं एयरवे को, जो म्यूकस है, जो एमनियोटिक फ्लूइड है, उसको क्या किया जाता है, बाहर की ओर निकाला जाता है, जिससे बच्चे की जो ब्रीथिंग क्या होती है, नॉर्मली लेना स्टार्ट कर देता है, प्रॉपर ब्रीथिंग लेना स्टार्ट करता है, बच्चा क्या करना स्टार्ट करता है, क्राइंग करना स्टार्ट करता है। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, स्टैब्लिश एंड मेंटेन टू पेटेन एयरवे, बच्चे की जो बोल सकते हैं कि एयरवे है, ट्रेके की बात करें अपन तो उसमें प्रॉपरली ओपन एयरवे अपन क्लियर कर देते हैं। तो द नियोनेट क्राई स्पॉन्टेनियसली एट बर्थ, बच्चा क्या होता है, जैसे ही होता है तो हल्का हल्का क्या होने लग जाता है, रोना स्टार्ट कर देता है। ड्यूरिंग क्राई एंड द सिक्रेशन ऑफ द माउथ, बच्चा जब रोता है तो सिक्रेशन ऑफ द माउथ एंड नो द सक्शन द क्लियर एयर वे म्यूकस एंड एमनियोटिक फ्लूइड, जब बच्चा जैसे ही रोता है कि ड्यूरिंग द क्राइंग, तो सिक्रेशन जो निकलता है माउथ से और नोज से, वो किसके द्वारा निकाल दिया जाता है, वो सक्शन के द्वारा निकाला जाता है, क्लियर एयर वे प्रोवाइड करते हैं जिससे बच्चे को ऑक्सीजन प्रॉपरली मिल सके, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ना हो, जो म्यूकस है या एमनियोटिक फ्लूइड है वो क्या कहते हैं बाहर निकलता है, क्योंकि बच्चा जैसे बाहर आता है तो उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड हो गया, म्यूकस हो गया, वो क्या होता है जमा हो जाता है माउथ के अंदर, नोज के अंदर, तो उसको क्लियर करने के लिए सक्शन मशीन का यूज़ करते हैं, सक्शन करके उनको बाहर निकाला जाता है, जिससे कि जो एयरवे है वो क्या करता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है, जिससे बच्चा क्या होता है, बच्चा आसानी से वो ऑक्सीजन प्रॉपरली ले सकता है। ठीक है, ठीक है ना, अपन या फिर बोल सकते हैं कि सक्शन भी माउथ के अंदर या नोज के अंदर अपन क्या कर सकते हैं, अपन बल्ब सिरिंज भी अपन यूज कर सकते हैं। जो बल्ब सिरिंज यूज होती है, बल्ब सिरिंज होती है जैसे बल्ब की तरह जो होता है, बल्ब की तरह पीछे से होता है, जिससे क्या होता है, जैसे अपन जैसे नोज के अंदर या माउथ के अंदर अपन डालते हैं, उसको क्या करते हैं, पुश करते हैं और देन ऑटोमेटिकली छोड़ देते हैं। तो जो मटेरियल है, जैसे म्यूकस हो या एमनियोटिक फ्लूइड हो, तो क्या करते हैं उसके अंदर शक कर लिया जाता है कि इसके अंदर जो बल्ब होता है उसके अंदर क्या कर जाता है, शक कर लिया जाता है। तो उससे भी अपन क्या कर सकते हैं, उससे भी अपन एयरवे को क्लियर कर सकते हैं, बल्ब सिरिंज से भी अपन क्या कर सकते हैं, क्लियर
कर सकते हैं। ठीक है, अगर अपन क्या को मतलब सक्शन क्यों करते हैं, सक्शन इसलिए करते हैं कोई ब्रेडिकार्डिया हो, ठीक है, कार्डियक अरिथमियाजी कंडीशन हो, तो ऐसी कंडीशन के लिए अपन प्रिवेंट करने के लिए बोल सकते हैं कि सक्शन प्रिवेंट करने के लिए अपन क्या करते हैं अपन, तो ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन आता तो ये प्रॉब्लम हो भी सकती है। ठीक है, तो समझ में आ गया यहाँ पर कि इस्टाब्लिश सेकंड अपन क्या करते हैं इमीडिएट केयर के अंदर, इस्टाब्लिश एंड मेंटेन पेटेंट एयरवे को क्या करते हैं, क्लियर करते हैं। थर्ड क्या करते हैं, एंश्योर वार्मथ, कि जहाँ पर भी बेबी का जन्म हुआ है वहाँ पर जो इन्वायरमेंट है, जैसे बोल सकते हैं कि रूम के अंदर बोल सकते हैं कि लेबर रूम की बात करें, या बोल सकते हैं पोस्टनेटल मदर के बाद जो पोस्टनेटल वार्ड है उसके अंदर बच्चे को ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कितना टेम्परेचर होना चाहिए, कितना वार्म होना चाहिए, जिससे बच्चे का जो इन्वायरमेंट है वो उसको मेंटेन कर सके। क्योंकि बच्चा जैसे एक्सपेल आउट होता है, तो वो एक्सपेल आउट होता है तो मदर के जो इन्वायरमेंट, मदर के एब्डोमेन में रहता है, तो उस वाला इन्वायरमेंट से बाहर जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट आता है, तो बच्चे की क्या होते हैं, एक तरीके से कॉम्प्लिकेशन की बात कर सकते हैं, या बोल सकते हैं कि शिवरिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, हाइपोथर्मिक कंडीशन हो सकती है। तो बच्चे को जो डिलीवरी रूम है जो क्या होना चाहिए, वार्म होना चाहिए। कितना टेम्परेचर होना चाहिए, 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना होना चाहिए, 25 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड उसका टेम्परेचर होना चाहिए। तो वार्म की बात करें तो डिलीवरी रूम शुड बी वार्म, जो डिलीवरी रूम है कि वार्म होना चाहिए विद द टेम्परेचर ऑफ 25 से लेकर 28 डिग्री सेंटीग्रेड। जो बच्चे के जो टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए, 25 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। ठीक है, ड्राई द इन्फेंट थ्रोटली सून आफ्टर बर्थ यूजिंग ए वार्म टॉवल, कि बच्चा को जो बोल सकते हैं कि बच्चा जैसे डिलीवर होता है तो उसको जो आफ्टर बर्थ होने के बाद ही वार्म टॉवल के साथ क्या करना चाहिए, उसको थ्रोटली ड्राई करना चाहिए बच्चे को, उसको जो गीला हो रखा है उसे बोल सकते हैं अपन उसको क्लीन करना या ड्राई करना, उसको प्रॉपरली केयर करना, जिससे अपन थर्ड वन करते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं। फर्स्टली अपन ने बच्चा रिसीव किया, टॉवल से क्लीन किया, देन उसके बाद एयरवे क्लियर किया, देन उसके बाद उसको रूम टेम्परेचर उसका मेंटेन किया। नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ वन पे क्या करेंगे, असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन की बात, डॉक्यूमेंटेशन एंड इन्फेंट कंडीशन की अपन बोल सकते हैं कि असेसमेंट करना, ठीक है, और बच्चे की बोल सकते हैं इन्फेंट कंडीशन की अपन लास्ट में मैंने जो एंश्योर वार्म था इसके अंदर मैं बताया कि जो रूम टेम्परेचर उससे अपन अपने ये भी कर सकते हैं कि मदर के स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करके बच्चे को टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। वो मैं आगे बढ़ाऊंगा, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट करने से जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है वो आप कंगारू मदर केयर की बात करेंगे अपन, वो डिटेल से पढ़ाऊंगा उसके अंदर में। ठीक है, तो फोर्थ वन देखते हैं वापस, तो असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इन्फेंट कंडीशन, बच्चे की असेसमेंट करना और डॉक्यूमेंटेशन करना कंडीशन की, बच्चे की कंडीशन किस तरीके की है। तो मैंने आपको जब लास्ट टाइम की जो क्लास थी उसके अंदर असेसमेंट में पढ़ा रहा था, तो अबगार स्कोर के बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया था, है ना, कि अबगार स्कोर पढ़ाया था। तो अबगार स्कोरिंग के अंदर अबगार स्कोर के अंदर देखा था कि अबगार स्कोर में जो होता है मेजर, इसके अंदर मैंने पाँच चीज़ उसके अंदर बताई थी कि उसको अपन असेस करते हैं, उसको अबगारी को असेस किया जाता है, अबगार स्कोर को पता चल जाता है, तो उसके अंदर कंडीशन का पता चलता है कि बच्चे के में क्या प्रॉब्लम है, तो उसके अपन डॉक्यूमेंटेशन करते हैं। तो 1 to 5 मिनट के अंदर अपना अबगार स्कोर करते हैं, तो उसके बच्चे की अगर गलती है हेड टू टो भी असेसमेंट करते हैं, तो एबनॉर्मलिटीज़ का पता चल जाता है। तो बच्चे की जो डॉक्यूमेंटेशन करना ज़रूरी है विद इन द 5 मिनट की, अपन बोल सकते हैं कि विद इन द 5 मिनट के अंदर जो असेसमेंट किया जाता है, ये 5 जो पैरामीटर्स है वो अपन असेस करते हैं, वो करते हैं अबगार स्कोरिंग। अबगार स्कोरिंग करते हैं तो एट 1 मिनट एंड 5 मिनट ऑफ बर्थ अबगार स्कोरिंग इज डन एंड वाइल ड्राइंग द बेबी हेड टू टो असेसमेंट, की बच्चे को अपन क्या करते हैं ड्राई करके और हेड टू टो असेसमेंट करते हैं, इज डन द फाइंड आउट द एबनॉर्मलिटीज इन द न्यूबॉर्न, बच्चे की न्यूबॉर्न की जो एबनॉर्मलिटीज़ है इसको फाइंड आउट कर लिया जाता है यहाँ पर। ठीक है, तो बोल सकते हैं ये जो बोल सकते हैं कि इसके अंदर जो अबगार स्कोरिंग है, जो स्टार्टिंग है बात करके इन्फेंट के जो डॉक्यूमेंटेशन अबगार स्कोरिंग है, ये 1 से लेकर 5 मिनट तक अबगार स्कोर करते हैं। साथ में बच्चे को बेबी को क्या ड्राई करते हैं, हेड टू टो असेसमेंट किया जाता है, देन फाइंड आउट करते हैं कि कोई एबनॉर्मलिटीज़ तो नहीं है बच्चे के अंदर, कोई भी एबनॉर्मलिटीज़ है उसके बारे में इसके अंदर डिस्कस किया जाता है, उसको डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है कि जो भी एबनॉर्मलिटीज़ उसके बारे में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो ये फोर्थ वन इमीडिएट अपन केयर करते हैं। नेक्स्ट केयर क्या करते हैं, केयर ऑफ आइज़ की, आइज़ की केयर करते हैं कि आइज़ की केयर किस तरीके से की जाती है। बच्चे के वो होती है कि स्ट्राइल कॉटन लेते हैं, स्ट्राइल वाटर के बाद स्वैप बोल सकते हैं कि कॉटन यूज़ करके और इनर कैंथस से लेकर आउटर कैंथस की ओर क्या करते हैं स्वैप करते हैं, जिसे क्लीन करते हैं जो आइस को, जो ड्राई है या बोल सकते जो उसके अंदर जो इन्फेक्शन है जो भी है, मतलब कुछ ऐसा कॉटन स्ट्राइल कॉटन से उसको आइस को क्लीन किया जाता है, हाँ। तो द आइज इन यूनिट केयर क्लीन एज सुन एज हैड द डिलीवर यूजिंग द स्ट्राइल कॉटन स्वैप डाइपर कॉटन स्वैप डिपेड इन द स्ट्राइल वाटर, कि स्ट्राइल वाटर के अंदर क्या करते हैं, स्ट्राइल कॉटन जो होता है स्ट्राइल वाटर के अंदर डिपेंड करके और उसको क्या करते हैं इन यूनिट की जो आइज़ होती है उनको क्या करते हैं क्लीन करते हैं जितना पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके।
तो द आईज द क्लीन फ्रॉम द इनर कैंथस से आउटर कैंथस, बच्चे की जो आईज क्लीन करते हैं वो इनर कैंथस से आउटर कैंथस की ओर क्लीन करते हैं विथ सेपरेट स्वैब फॉर ईच आई, और स्वैब जो है वो अलग अलग आई के लिए अलग अलग स्वैब होना ज़रूरी है, कि लेफ्ट आई के लिए क्लीन करो तो लेफ्ट करके अलग स्वैब होना चाहिए, राइट आई क्लीन करो तो राइट के लिए अलग स्वैब होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये इनर कैंथस से आउटर कैंथस की ओर जा रहा है, कि इनर कैंथस से आउटर कैंथस की ओर जा रहा है, तो ये है कि जो क्लीनिंग का ये जो रूट बोल सकते हैं कि मेथड जो यूज़ करना है अपन को, वो इनर कैंथस से आउटर कैंथस की ओर करना है, और सेपरेट सेपरेट के लिए जो आईज है सेपरेट कॉटन भी यूज़ करना है, और जो आई केयर है एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी हो सके उसको क्लीन करना ज़रूरी है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट देखते हैं 6.1 क्या है, करते हैं अपन केयर ऑफ द कोड, कि अपन बात करें कि जो कोड है, कि जो अम्लाइकल कोड की बात करें, कि अम्लाइकल कोड से अपन बोल सकते हैं कि अम्लाइकल कोड अपन क्लीन केयर करना ज़रूरी है। अम्लाइकल कोड भी क्या करना जरूरी है, केयर करना जरूरी है। द कोड इज क्लैम्प विद द 2 clamps and then cut between the clamp leaving about 1 or 5 centimeter up from abdomen of the baby। बेबी के एब्डोमेन से लेकर अपन बोलते हैं कि जो क्लैम्प है जो 1 से 5 सेंटीमीटर होना कट कर लगता है। ठीक है, तो कोड जो क्लैम्प करता है 2 क्लैम्प्स होते हैं। ठीक है, 2 क्लैम्प्स होते हैं एंड देन कट करते हैं, तो क्या करते हैं जो एब्डोमेन से लेकर जो एरिया होता है 1 से 5 सेंटीमीटर क्या होता है लॉन्ग होता है, जिसका जो लिविंग होती है क्लैम्प की, ठीक है, वहाँ पर होता है, इसको क्लीन किया जाता है। वैसे स्वैप की तरह उसको क्या क्लीन करते हैं, जो एरिया है इसी एरिया का जो अम्लाइकल वाला एरिया है इसको यहाँ से क्या करते हैं क्लीन किया जाता है। तो केयर ऑफ द कोड, जो अम्लाइकल कोड है उसकी भी केयर करना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर अपन केयर ऑफ स्किन, की स्किन की केयर करते हैं। साथ में स्किन की केयर जो इसके अंदर अपन बोलते हैं कि स्किन की जो केयर कर जाती है कि अपने वाइप करके जो भी ब्लड वलड लगा हुआ है या म्यूकस लगा हुआ है, जो सिक्रेशन लगा हुआ है उसको क्या करते हैं, उसको क्या करते हैं, उसको कॉटन से क्या करते हैं उसको क्लीन करते हैं, उस एरिया के जैसे हाइजीनिक मेंटेन रहे, स्किन भी ठीक अच्छी रहे। ठीक है, उसको जो नेक वाला एरिया है, एक्जिला वाला एरिया है, ग्रोइन वाला एरिया है, जो बोल सकते हैं जिसमें स्पेशल अटेंशन होना देना जरूरी है, वहाँ पर क्लीन करना ज़रूरी है। कोई भी मतलब हाइपोथर्मिया कंडीशन हो उसको है ना, तो अगर मान लो कोई हाइपोथर्मिया कंडीशन हो रही है और स्किन केयर करो तो उसको अपन को डिपेंड करना है कि 40 से 70 होर्स तक अपन को क्या करना है पोस्टपोन करना है। कोई भी बाथिंग वाथिंग करना, उसको क्लीन करना, इस टाइम में बोल सकते हैं कि वेट क्लॉथ से क्लीन करना, ये अपन को होल्ड कर देना चाहिए। तो अपन को केयर ऑफ द स्किन भी ज़रूरी है। बच्चे का जैसे जन्म होता है तो उसकी स्किन की केयर करना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट जो करते हैं इसके अंदर इमीडिएट केयर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के, कि विटामिन के का भी इंजेक्शन लगाया जाता है फॉर फ्यू डेज ऑफ द बर्थ होने के बाद फ्यू डेज के इंजेक्शन लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है, फॉर द ब्लड क्लोटिंग, ब्लड क्लोटिंग के लिए जो एबनॉर्मल ब्लीडिंग होती है तो उसके लिए एडमिनिस्टर द विटामिन के लगाया जाता है। वो भी लगाया जाता है 1 mg विटामिन के, वो IM लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है। कौन सा लगाया जाता है, इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, 1 mg लगाया जाता है। तो 1 mg विटामिन के इज एडमिनिस्ट्रेशन टू द बेबी इंट्रामस्कुलरली, कि एडमिनिस्टर करते हैं बेबी को इंट्रामस्कुलरली 1 mg, और वो भी कब करते हैं फ्यू डेज आफ्टर बर्थ होने के बाद फ्यू डेज के अंदर विटामिन के इंजेक्शन लगाया जाता है। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक। नेक्स्ट जो इमीडिएट केयर के अंदर इंक्लूड होता है तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेबी, कि बच्चे का आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है। बच्चे का क्या होना ज़रूरी है, आइडेंटिफिकेशन होना ज़रूरी है। तो बेबी को ट्रांसफ़र करने से पहले, कि लेबर रूम से कहीं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं, कि मान लो लेबर रूम से वार्ड के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वार्ड में ट्रांसफ़र करने से पहले क्या चीज़ की होती है, आइडेंटिफिकेशन बैंड, कि बच्चे का बैंड होना ज़रूरी है। जो बच्चे के जो रिस्ट है वहाँ पर बंधा होना चाहिए, उसके अंदर स्पेसिफिक मदर का नेम लिखा होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होना चाहिए, डेट एंड टाइम ऑफ द बर्थ, और बेबी का जो कितने टाइम पर जन्म हुआ, कौन सी डेट हुआ, और उसका सेक्स क्या है, मेल है या फीमेल है, ये सब उस मेंशन होना चाहिए। कि आइडेंटिफिकेशन बैंड है उसके अंदर सब क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। जिससे क्या होता है बच्चे की जो आइडेंटिफिकेशन एक पहचान बन जाती है कि किसका बेबी है। देखा होगा शायद आप हॉस्पिटल में आपने देखा होगा, जब आपने पोस्टिंग करी लगी हुई तो आपने देखा होगा बच्चे के जो जन्म होते हैं तो उनके बैंड लगे होते हैं, बड़ों के भी लगे होते हैं, उनका नाम रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हुआ होता है। वैसे बच्चे के आइडेंटिफिकेशन के लिए वो लिखना ज़रूरी है। तो बिफोर ऑफ द बेबी ट्रांसफर फ्रॉम द लेबर रूम से पहले, ट्रांसफर करने से पहले आइडेंटिफिकेशन बैंड होना ज़रूरी है। इज़ द प्लेस ऑफ द बेबी रेस्ट में होना चाहिए, स्पेसिफिक नेम ऑफ द मदर का नेम होना चाहिए उस पर, रजिस्ट्रेशन नंबर होना चाहिए, डेट एंड टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द बेबी के बर्थ टाइम का होना ज़रूरी है, एंड सेक्स का होना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसके अंदर कि अपन को जो नेक्स्ट क्या करना चाहिए, ना जो इमीडिएट केयर है उसमें अपन को करना चाहिए ट्रांसफ़र, कि
ऑल द नॉर्मल बेबीज आर ट्रांसफर टू द मदर एंड नर्स विद हर इन द पोस्टनेटल एरिया, कि आफ्टर जो 3 पीरियड्स होते हैं, एंटीनेटल, इंटरनेटल एंड पोस्टनेटल। इंटरनेटल होता है डिलीवरी होने से पहले का जो पीरियड होता है, एंटीनेटल क्या होता है, जो डिलीवरी होता है ड्यूरिंग द डिलीवरी पीरियड को इंटरनेटल कहता है। आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, बच्चा बाहर जैसे निकलता है उसे बोलते हैं पोस्टनेटल। तो पोस्टनेटल एरिया में ट्रांसफ़र किया जाता है, जब बेबी नॉर्मल बेबीज़ है, मदर भी ठीक है, तो ट्रांसफ़र किया जाता है, नर्स कहाँ ट्रांसफ़र कर देती है, पोस्टनेटल एरिया के अंदर ट्रांसफ़र की जाती है, जिसमें मदर और बच्चे के दोनों की क्या होती है, केयर प्रोवाइड की जाती है। तो ऑल नॉर्मल बेबीज आर ट्रांसफर टू द मदर एंड नर्स विद हर इन द पोस्टनेटल मदर। ठीक है, तो ये 10 पॉइंट्स है जिसके अंदर बच्चे के बोल सकते हैं इमीडिएट केयर की जाती है इसके अंदर। ठीक है, ये 10 पॉइंट्स है कि क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इमीडिएट केयर, हाउ टू इमीडिएट केयर प्रोवाइड फॉर द न्यूबॉर्न, तो आपको ये 10 पॉइंट्स आपको याद रखना है, इसको आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर क्या है, लेट एंड रूटीन केयर ऑफ न्यूबॉर्न। कि लेट की बात करें कि जो न्यूबॉर्न बच्चे हैं, जो बेबी हैं, उनके रूटीन केयर क्या होना चाहिए, किस तरीके से होना चाहिए, वो इसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे लेटर एंड बाद में। और रूटीन जो केयर की प्रोवाइड की जाती है न्यूबॉर्न वाले बच्चे के, छोटे बच्चों की जो केयर प्रोवाइड की जाती है, वो कौन कौन सी केयर प्रोवाइड की जाती है, वो इसके अंदर अपन डिस्कस करते हैं। तो फर्स्टली अपन देखते हैं, इसी के अंदर देखते हैं। तो लेटर केयर ऑफ न्यूबॉर्न इंक्लूड्स द केयर दैट बेबी नीड आफ्टर बीइंग ट्रांसफर टू द पोस्टनेटल वार्ड। इंक्लूड्स कि जो लेटर केयर ऑफ द न्यूबॉर्न, जिसके अंदर इंक्लूड होता है कि केयर ऑफ द बेबी की जो आवश्यक है आफ्टर द ट्रांसफर होने के बाद, पोस्टनेटल मदर के पोस्टनेटल वार्ड के होने के बाद जो केयर प्रोवाइड की जाती है, रेगुलरली हो या बोल सकते हैं कि बाद में जो केयर प्रोवाइड करते हैं, वो इसके अंदर अपन इंक्लूड कौन कौन से होते हैं वो अपन इसके अंदर देखते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली जो केयर प्रोवाइड की जाती है, फर्स्टली इसके अंदर जो केयर आती है, जो लेटर के अंदर जो इंक्लूडेड होता है, जो फर्स्ट होता है रूमिंग इन। रूमिंग इन के बारे में वैसे मैंने आपको पहले भी डिटेल से बता चुका हूँ रूमिंग इन क्या होता है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि बच्चा होने के बाद, आफ्टर द बेबी होने के बाद ट्रांसफ़र टू द पोस्टनेटल वार्ड के अंदर अगर ट्रांसफ़र कर देते हैं बच्चे को, ट्रांसफ़र करने के बाद जब बेसिनेट बोलते हैं, जिसे कैट बोलते हैं, बिसाइड द मदर बेड, मदर बेड के पास में क्या होता है, एक बोल सकते हैं कि झूलना सा होता है, जहाँ बच्चे को लेटाया जाता है, बच्चा पास में होता है, उसको ही क्या बोलते हैं, अपन रूमिंग इन बोलते हैं। जो बच्चे की क्या होते हैं, प्रमोट करता है, ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रमोट करता है। ठीक है, मदर बेबी के इंटरेक्शन या बॉन्डिंग के अंदर सपोर्ट करता है, साथ में जो बेबी है, जो एंजाइटी रिलेटेड जो भी है, उसको क्या करता है, रिलीव करता है। ये तीनों चीज़ों को क्या करता है, ये तीनों चीज़ों को प्रोड्यूस करता है एक तरीके से रूमिंग इन। तो ये इज़ द बेटर फॉर द मदर एंड बेबी। तो ये आफ्टर बर्थ ऑफ द बेबी के बाद जो पोस्टनेटल वार्ड के अंदर शिफ्ट किया जाता है, तब ये किया जाता है। ठीक है, जिसे बोलते हैं अपन पालना, कि मदर के पास में जो पालना लगा रहता है उसमें लेटा दिया जाता है, बच्चे को लेटा दिया जाता है, तो मदर के पास में रहता है, तो बॉन्डिंग क्या मतलब बना रहता है। ठीक है, तो रूमिंग इन करते हैं, फर्स्टली क्या करते हैं, रूमिंग इन। ठीक है, सेकेंड वन क्या करते हैं, लेटर केयर के अंदर न्यूबॉर्न की जो लेटर केयर है उसके अंदर सेकेंड वन करते हैं इनिशिएटिंग फीडिंग। कि इनिशिएटिंग फीडिंग का मतलब यहाँ पर है कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना एज सुन एज पॉसिबल, क्या आवश्यक है फीडिंग कराने की। ठीक है, तो ब्रेस्ट फीडिंग मस्ट बी इनिशिएटेड एज सुन एज पॉसिबल, कि बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग कराना ज़रूरी है जितना जल्दी हो सके, विद इन द हाफ एन आवर। कि बच्चा जैसे जन्म हुआ, उसका अबगार स्कोरिंग हुआ, फिजिकल असेसमेंट हुआ, देन आफ्टर द ब्रेस्ट फीडिंग, कि ब्रेस्ट फीडिंग कराना ज़रूरी है। विद इन द हाफ एन आवर बर्थ ऑफ द बेबी शुड बी पुट इन द टू ब्रेस्ट। ठीक है, बच्चे का जैसे जन्म होता है तो हाफ एन आवर के अंदर क्या करता है, बेबी को ब्रेस्ट मिल्क पिलाना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना चाहिए इनिशियल फीडिंग सबसे ज़्यादा, क्योंकि प्रिवेंट किस लिए करता है, ये नियोनेटल हाइपोग्लाइसीमिया से एक तरीके से बोल सकते हैं कि इसको प्रिवेंट करता है, एंड फटीग से रिकवर करता है। ठीक है, तो ये अपन को ध्यान रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये ब्रेस्ट फीडिंग की मैंने आपको डिटेल से पढ़ा दी, वैसे इसके जो बेनिफिट्स है, जो इसके अंदर कंपोजिशन है, वो आपको मैंने डिटेल्स ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, तो इनिशिएटिव फीडिंग करना ज़रूरी है। ये लेटर केयर की बात कर ले या रूटीन केयर की बात कर ले, इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वन क्या करते हैं इसके अंदर, ऑब्जर्वेशन एंड अर्ली साइन ऑफ द डिजीज। कि आपको कि ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, कि मान लो कि एक पेशेंट है एक पेशेंट है, मदर है, या बोल सकते हैं कि अपना बेबी है, तो उसको ऑब्जर्व करना ज़रूरी है कि आप पहले जब मदर या बच्चा एडमिटेड है हॉस्पिटल के अंदर, डिलीवरी हो गया, तब तक डिस्चार्ज नहीं हो जाता, तब तक आपको क्या करना है, रूटीन एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है। तो ए डेली रूटीन एग्जामिनेशन शुड बी डन टिल द मदर एंड बेबी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। कि हॉस्पिटल से जब तक डिस्चार्ज नहीं हो जाते हैं, तब तक मदर एंड बच्चे को क्या कहते हैं, रूटीन एग्जामिनेशन करना ज़रूरी है। उनके जो साइन है, डेंजर साइन जिसे बोलते हैं, इमीडिएटली रिपोर्ट करना है। तो कौन कौन से साइन है कि आपको रिपोर्ट करना ज़रूरी है, तो आपको ध्यान रखना
ज़रूरी है कि कौन कौन से साइन है मैं आपको बताता हूँ कि इनका ऑब्जर्व करना ज़रूरी है, इनका ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है। क्या पता कि अगर ये ऐसी कंडीशन है तो आपको तुरंत ही क्या करना है, फिजिशियन को इमीडिएटली आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। वो कौन कौन से हैं, फेलियर टू पास मेकोनियम विद इन द 24 आवर बर्थ, कि मान लो कि बच्चा डिलीवर हुआ, पोस्टनेटल मदर के पोस्टनेटल वार्ड के अंदर शिफ्ट कर दिया, पर 24 घंटे हो गए हैं बच्चे को और उसने क्या नहीं किया है, मोशन पास आउट नहीं किया है, जिसे बोलते हैं मेकोनियम। तो अपन को फिजिशियन को तुरंत क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। तो फेलियर टू पास ऑफ मेकोनियम विद इन द 24 आवर्स, अगर 24 घंटे के अंदर बच्चा मोशन पास आउट नहीं करता है तो आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्या करना ज़रूरी है, तब बच्चा फेलियर टू पास यूरिन विद इन द 48 आवर्स ऑफ बर्थ होने के बाद 48 घंटे तक अगर बच्चा यूरिन नहीं करता है तभी भी आपको क्या करना है, तभी भी आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है कि बच्चे ने 48 घंटे हो चुके हैं और उसने अभी तक क्या नहीं किया है, टॉयलेट नहीं किया है। एंड ब्लीडिंग फ्रॉम एनी साइड, अगर मान लो कहीं से भी कोई भी साइड से बच्चे की ब्लीडिंग हो रही है, वाली नोज़ हो या बोल सकते हैं ईयर हो, नोज़ हो, माउथ हो, कहीं से भी अगर मान लो ब्लीडिंग हो रही है बॉडी पार्ट में, कहीं से ब्लीडिंग हो तब भी आपको क्या करना ज़रूरी है, फिजिशियन को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फेलियर टू फीड, बच्चा फीड नहीं ले रहा है, बच्चा दूध नहीं पी रहा है, माँ का दूध नहीं पी रहा है, ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है, तब आपको इन्फॉर्म करना है। एक्सेसिव क्राइंग, बच्चा बहुत तेज़ी से बहुत तीखी साउंड से बोलेगा रो रहा है तो आपको तभी भी फिजिशियन को इन्फॉर्म करना है। हाइपोथर्मिया हाइपरथर्मिया दोनों कंडीशन, अगर बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज हो, बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ रहा हो तो तभी भी आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। सीजर कंडीशन, ब्रेन एक्टिविटीज़, इंक्रीज ऑफ द ब्रेन एक्टिविटीज़ जिसे बोलते हैं अपन सीजर्स, तो सीजर वाली कंडीशन में भी आपको क्या करना है, इन्फॉर्म करना है। परसिस्टेंट वॉमिटिंग ऑन डायरिया, कंटिन्यू बहुत ज़्यादा सीवियर, बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा सीवियर अगर वॉमिटिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा सीवियर अगर डायरिया हो रहा है तभी भी आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। एंड ब्रीथिंग डिफ़िकल्टीज, अगर सांस लेने में दिक्कत हो रही है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है बच्चे को, तभी भी आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। तो ये ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है कि इन चीज़ों का, यूरिन का, स्टूल का और ब्लीडिंग का, जिसे बोल सकते हैं फीड का, बच्चे का जो बोल सकते हैं कि जॉइंटिस भी ले लो इसके अंदर इंक्लूड, और टेम्परेचर का, सीजर का, वॉमिटिंग का और ब्रीथिंग का, इनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। इसको ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ अगर जो अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग नहीं हो पाता, कि जो नॉर्मल कंडीशन में जो नॉर्मल बेबी में जो होती है, जो कंडीशन होती है, जैसे यूरिन पास आउट करना विद इन द 48 आवर्स, मोशन पास करना विद इन द 24 आवर्स, अगर नहीं होता है, ये फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन में आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। ठीक है, इन्फॉर्म करके बता दीजिए कि इन्फॉर्म कर डॉक्टर कि इसने ये तब यूरिन नहीं किया अभी तक इसने, तो इन्फॉर्म करना चाहिए, तो उसका ट्रीटमेंट वैसे हिसाब से स्टार्ट कर लिया जाए। जो भी कॉम्प्लिकेशन उसका पता लग जाएगी, क्या डिजीज़ है, क्या बीमारी है, उसका पता लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक। नेक्स्ट फोर्थ वन है प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, कि प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन की अगर रूटीन की बात करें तो प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन से बचाना, कैसे बचाना है कि कोई भी मतलब बेबी के पास कमिंग फ्रॉम कॉन्टेक्ट करे बेबी से शुरू फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन क्या होना चाहिए, और पर्सनल क्या होती है कमिंग होना चाहिए, फ्री फ्रॉम क्या होता है इन्फेक्शन होना ज़रूरी है। हैंड वॉशिंग करना ज़रूरी है। स्ट्रिक्ट असेप्टिक प्रिकॉशन रखना ज़रूरी है बच्चे के पास। पर्सनल हाइजीन मेथड एंड बेबी दोनों को क्या करना ज़रूरी है, मेंटेन करना ज़रूरी है। अगर इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन होगा क्या, नहीं होगा, उससे क्या हो जाएगा, प्रिवेंशन हो गया, तो इन्फेक्शन के चांसेस बिल्कुल ही कम हो जाएंगे। ठीक है, केयर ऑफ द ब्लैडर एंड बाउल की केयर अपन बात करें यहाँ पर कि जो ब्लैडर एंड बाउल है बच्चे की, उसकी केयर प्रोवाइड करें। तो अपन बोलते हैं मान लो कि किसी बच्चे का स्टूल और यूरिन पास आउट नहीं होता है, ठीक है, तो आपको नोटिफाई करना है फिजिशियन को, ये मैंने आपको बताया। और डायपर शुड बी चेंज एज सुन एज वेट, अगर बच्चे का जो डायपर गीला हो जाता है आपको जल्दी से जल्दी उसको क्या करना है, उसको चेंज करना ज़रूरी है, नहीं तो वहाँ पे क्या हो जाएंगे, रेशेस पड़ जाएंगे। क्या पड़ जाएंगे वहाँ पर, रेशेस पड़ जाएंगे। तो इन द neonate fail to pass urine and stool within 24 hours of birth, it should be notified to the physician, कि आपको क्या करना है, नोटिफाई करना है। अगर ये कंडीशन होती है तो न्यूनेट की, अगर मान लो यूरिन एंड स्टूल एंड यूरिन दोनों पास आउट नहीं करता है तो आपको फिजिशियन को इन्फॉर्म करना ज़रूरी है। ठीक है, डायपर शुड बी चेंज एज सुन एज वेट, अगर डायपर चेंज करना है, अगर गीला हो जाता है डायपर तो आपको क्या करना है, चेंज करना ज़रूरी है। तो डायपर शुड बी चेंज एज सुन एज वेट, अगर डायपर बच्चा यूरिन कर दिया तो उसको क्या यूरिन बोलता मोशन कर दिया तो आपको चेंज करना ज़रूरी है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना ज़रूरी है यहाँ पर, जो केयर ऑफ द ब्लैडर एंड बाउल्स का आपको ये देखना ज़रूरी है। नेक्स्ट केयर देखते हैं अपन किसका, 6 वाली भी देखते हैं, मेंटेनेंस ऑफ पर्सनल हाइजीन, की पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करना ज़रूरी है इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए। अगर इन्फेक्शन को प्रिवेंट करना है
तो आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा मदर की और बच्चे की। तो पर्सनल हाइजीन बोथ ऑफ द बेबी एंड मदर दोनों की पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना है। शुड बी मेंटेन टू बी प्रिवेंट इन्फेक्शन को रोकने के लिए बेबी शुड बी गिवन स्पंज बाथ डेली इन समर एंड एवरी अल्टरनेट डे इन विंटर। अगर मान लो गर्मियाँ पड़ रही है, समर का सीजन चल रहा है, तो बच्चे को डेली स्पंज बाथ कराना है। अदरवाइज अगर विंटर चल रहा है तो अल्टरनेट डे आपको एक दिन छोड़ के एक दिन क्या कराना है, उसको स्पंज बाथ कराना है, जिससे बच्चे के जो हाइजीन है वो मेंटेन रहे। और हाइजीन मेंटेन रहे तो जिससे क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन भी रुकेगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। आपको मतलब बोल सकते हैं अपन कि अपन को बच्चे को नहलाना ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे पेरेंटल टीचिंग एंड फॉलोअप, कि पेरेंट्स को टीच कराना, समझाना, एजुकेशन देना। तो क्या क्या एजुकेशन दें, जैसे बच्चे बात करें अपन कि पेरेंट आर थॉट द ऑब्जर्व द चाइल्ड डेली बिहेवियर रिलेटेड टू फीडिंग, स्लीप, एक्टिविटी, क्राई एंड एलिमिनेशन। कि पेरेंट्स की जो उनको समझाना है कि ऑब्जर्व करना ज़रूरी है बच्चे को, कि वो डेली बिहेवियर किस तरीके से कर रहा है रिलेटेड टू फीडिंग की बात करें कि फीड कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, स्लीप सो किस तरह है, कितने घंटे सो रहा है, कैसे सो रहा है, एक्टिविटीज़ क्या क्या कर रहा है, रो रहा है या नहीं रो रहा है, एलिमिनेशन यूरिन पास आउट कर रहा है, मैकोनियम पास बोल सकते हैं स्टूल पास आउट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये चेक करना ज़रूरी है। होल्डिंग द बेबी बाथ, आई एंड कोड केयर, फीडिंग एंड न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, इम्यूनाइजेशन, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन, फॉर फॉलोअप। कि आपको होल्डिंग द बेबी, बच्चे को होल्ड करना, बेबी बात कराना, आई केयर करना, कोड केयर करना, फीडिंग करवाना, न्यूट्रिशन सप्लीमेंटेशन देना, इम्यूनाइजेशन करना, प्रिवेंट फ्रॉम द इन्फेक्शन एंड फॉलोअप। कि इनको सब कुछ का केयर प्रोवाइड करना। क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं, सब इन्फेक्शन से रोकते हैं। कि इनको सबसे पहले आपको टॉक अबाउट द पेरेंट्स को नीड क्या है, उनको बताना ज़रूरी है, पेरेंट्स को एजुकेशन देना कि ये चीज़ होना ज़रूरी है, ये चीज़ प्रोवाइड करना ज़रूरी है। ठीक है, और साथ में जब बोलते हैं पेरेंट्स अपन जो एजुकेट द डेंजरस फॉर द साइन ऑफ द बेबी, जो डेंजरस है जो चीज़ है, तो उनको कि अगर कोई भी चीज़ ऐसा लगता है तो आपको प्रेजेंटली रिक्वायर कर इमीडिएट हॉस्पिटलाइजेशन, आपको क्या करना ज़रूर। जब से मान लो कोई डेंजरस चीज़ हो जाए, लग जाए, कट जाए, कुछ ऐसी कंडीशन आपको लगे कि बहुत ज़्यादा डेंजरस, तो आपको इमीडिएटली आपको क्या करना है, बच्चे को ट्रांसफ़र करना ज़रूरी है, हॉस्पिटलाइज करना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये दो चीज़ अपन ने पढ़ी कि बच्चे का जो इमीडिएट केयर है, कि बच्चा जैसे होता है तो इमीडिएट क्या क्या केयर क्या देनी है और रूटीन केयर क्या देनी है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा अपना इसके अंदर न्यूबॉर्न केयर के अंदर, वो रहेगा नियोनेटल रिसस्टिटेशन। उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा न्यूबॉर्न केयर। वैसे मोस्टली न्यूबॉर्न केयर फिनिश हो गया है, कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन नियोनेटल रिसस्टिटेशन। आज के लिए इतना ही है, आप नोट्स कंटिन्यूस लिखते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।